फिर कैन आईसी मिल गई, ट्रांसीवर आईसी। तो इनमें अभी भी कैन ट्रांसीवर आईसीज आ रही है। और ये पोजीशन जो है आपके ईपीएस के ऊपर में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका ये पूरा सर्किट लगाया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ सर्किट है, इसी का एनलार्ज वर्जन यहाँ दिया है। के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा मन से आपका एक वायर आ जाता है। तो रेड में आप जो देख सकते हो, ये मैं हाई का वायर दिखा रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं येलो के अंदर में आपके कैन लो का वायर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से कैन लो निकला एंड ऊपर उठ करके आपके मॉड्यूल में गया। आई थिंक येलो, चाहे वो किसी भी गाड़ी का या किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल हो, कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल हो, आपको कभी ये डाउट। स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आप हैं स्कैनकास्ट के साथ। आज की टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होगी, तो अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कैन कम्युनिकेशन सर्किट के ऊपर में। आपको प्रैक्टिकली मैं डिटेल में बता दूंगा कि कैन कम्युनिकेशन का जो सर्किट है वो हमारे अलग अलग कंट्रोल मॉड्यूल में किस तरह से बनता है। और एक बात आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रोल मॉड्यूल्स, चाहे बीसीएम हो, ईपीएस हो, क्लस्टर हो, ईसीएम हो, एबीएस हो, सभी के अंदर में ये जो पर्टिकुलर सर्किट है और इसी की तरह और भी जो सर्किट्स है, ये सेम होते हैं मॉड्यूल से मॉड्यूल के अंदर में। एंड ये इसलिए भी जरूरी है आप लोगों को समझाना आज, क्योंकि जब ट्रेनिंग के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा मन के अंदर में डाउट रहता है कि सर आप मुझे ईसीएम पे ट्रेनिंग दोगे, बीसीएम पे दोगे, क्लस्टर पे दोगे, ईपीएस पे दोगे, कल को मेरे पास में अगर एबीएस मॉड्यूल आ जाए, मेरे पास अगर किसी गाड़ी का सनरूफ मॉड्यूल आ जाए, डोर मॉड्यूल आ जाए, तो इसमें मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। इसीलिए दोस्तों देखिए, जो ट्रेनिंग्स होती है ये फंडामेंटल सर्किट के बेसिस के ऊपर में होती है हमारे पास में, ताकि आपके माइंड में ये डाउट रहे ही ना कि आप ईसीएम या बीसीएम पे काम करके आए हो, आपने कंट्रोल मॉड्यूल, एक ऑटोमोटिव कंट्रोल मॉड्यूल को रिपेयर करना सीखा है। और अगर हो सके तो साथ में नोटबुक लेकर के बैठिएगा, ताकि जो सर्किट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं वो सर्किट आप खुद भी अपने पास में ड्रॉ कर सको, एंड ड्रॉ करके उस सर्किट के ऊपर में आप लोग काम कर सको अपने अपने कंट्रोल मॉड्यूल्स के ऊपर में। ठीक है, तो आई होप कि जो डाउट मैं आप लोगों के मन से आज क्लियर करना चाहता हूं और जो सर्किट को मैं एकदम डिटेल में समझाना चाहता हूं, वो आज आपके साथ में मैं अच्छे से शेयर कर पाऊं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही अपडेट्स जो है आपको रेगुलरली मिलते रहे, जो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेक्निकल ट्रेनिंग सही तरीके से मिले, जैसा अभी मैं आप लोगों को क्लास में आगे बताने वाला हूँ इसी तरह से मिले, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें हमारे एप्लीकेशन को आप वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, एंड ये जो ट्रेनिंग्स है ईसीएम रिपेयरिंग एंड व्हीकल डायग्नोसिस की, आप ऑनलाइन अपनी जगह से बैठ करके अपने समय पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को वहां से भी बहुत बहुत फायदा पहुंचेगा और इस क्लास से भी बहुत बहुत फायदा पहुंचेगा। तो चलिए क्लास में हम अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कैनबस सर्किट के ऊपर में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि कैन कम्युनिकेशन का जो सर्किट होता है उसके अंदर होता क्या क्या है, ताकि जब आप लोग बोर्ड के ऊपर में देखो तो बोर्ड पर देखते वक्त में आपको क्लैरिटी रहे कि क्या क्या आता है। तो देखो, पीपीटी के ऊपर समझाने में फायदा ये हो जाता है यहाँ पर कि बोर्ड के अंदर में क्या होता है, चीजें एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी चेंज होती रहती है और सारी चीजें हमेशा नहीं आती। ये जो सर्किट आप देख रहे हो, ये वो सर्किट है जो एक कम्युनिकेशन के लाइन, कम्युनिकेशन के जो आपके सर्किट होता है उसके अंदर परमानेंटली इतना पूरा आ सकता है। इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। इसको क्लैरिफाई रखने के लिए हम जो है यहाँ पर पीपीटी के ऊपर में समझेंगे। अब आप लोगों को करना यह है कि बहुत ध्यान से इसको देखना है, समझना है और नोट्स बनाना है। चाहिए तो आप ये सर्किट भी बना करके ले लीजिए, ताकि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो आपको समझा रहा हूं वो आपको क्लियर हो जाए। आप कभी भी किसी भी बोर्ड को हाथ लगाओ, चाहे वो किसी भी गाड़ी का या किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल हो, कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल हो, आपको कभी ये डाउट ना आए कि भाई इसके अंदर में काम किस तरीके से होगा। तो ये करने के लिए हम अभी शुरुआत करते हैं हमारे सर्किट के ऊपर में। तो ये आपका जो है पिन है, ये आपका कैन हाई का पिन है, ये आपका कैन लो का पिन है। तो यहां से आपका पिन शुरू होता है, एंड इसके बाद में जो कुछ भी सर्किट देख रहे हो आप, तो इसके बाद में अगर आप ये पूरा का पूरा सर्किट देख रहे हो, ये एंटायर सर्किट जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा आपके कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर है। बाहर जो आप दो लाइंस देख रहे हो सीधी बनी हुई, ये दोनों लाइन आपकी जो है बेसिकली कैन की वायरिंग की बात हो रही है, उनको आप इग्नोर कर दीजिए, उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर अंदर जो कुछ भी है, ये जो दो सर्कल्स मैंने बनाए, इनके लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है, ये सारा का सारा आपके कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर पाया जाता है। ठीक है,
तो आपका जब कैन लाइन का सर्किट है, ये सर्किट आपका डायरेक्टली पिन से लेकर के आईसी तक डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आईसी के ऊपर में, ठीक है। ये आपकी आईसी है जिसके ऊपर में आपका कम्युनिकेशन का वायर जाता है, आपको डायरेक्ट कंटिन्यूटी मिलेगी, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक का वायर डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो वो आप देखोगे तो यहां से वायर आपका जाता है नीचे, ये जाता है आपके एक इंडक्टर में, यहां से निकल करके ये फिर सीधा चला जाता है आपके वायर के ऊपर में। तो एक्चुअली लाइन इस सर्किट के अंदर में बीच में किसी भी तरीके का जो है कोई भी कंपोनेंट बीच में सीरीज में कनेक्ट नहीं होता है, सारे कंपोनेंट जो है इसके पैरेलल हैं। हालांकि हाँ, एक कंपोनेंट है जो कि आपका सीरीज में कनेक्ट होता है, वो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई जब बोर्ड के अंदर की बात हो रही है, तो बोर्ड के अंदर में आपका जो कैन का सर्किट है वो सीधे स्टार्ट पॉइंट से आता है, स्टार्ट पॉइंट से शुरू होता है पिन से, और डायरेक्टली आपके चले जाता है आईसी के ऊपर में। यानी आपको आपकी स्टार्टिंग पिन से लेके एंडिंग तक कंटिन्यूटी आएगी मैक्सिमम सभी बोर्ड्स के अंदर में, अगर आपका मॉड्यूल ओके है तो। अब इलेक्ट्रिशियंस के लिए भी एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, ये आपके ईसीएम रिपेयरिंग वाले और इलेक्ट्रिशियन दोनों के लिए फायदेमंद चीज है। अगर आप ईसीएम या क्लस्टर या बीसीएम, ठीक है, अब ये तीनों में से कोई भी मॉड्यूल के ऊपर में अगर आपको डाउट है कि कैन वायर का इशू है, ध्यान में रखना ये तीन ही मॉड्यूल की बात किया मैंने, ईसीएम, क्लस्टर या बीसीएम। अब जो लेटेस्ट कुछ मॉडल्स हैं उनके अंदर में एबीएस भी, ठीक है, कुछ लेटेस्ट मॉडल है उनके अंदर एबीएस। इन चार मॉड्यूल्स के अंदर में हो सकता है कि आपका टर्मिनेटिंग रेजिस्टर लगाया गया है, यानी आपका कैन का टर्मिनेटिंग रेजिस्टर जो होता है वो लगाया हुआ है। टर्मिनेटिंग रेजिस्टर क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में सर्किट के अंदर में, बट अगर हो सकता है कि वहां पर टर्मिनेटिंग रेजिस्टर लगाया है, देन आपको डायरेक्टली आपके ईसीएम के जो पिन आउट है वो पिन आउट के ऊपर में ही आपको सीधे कैन हाई और कैन लो का जो वायर होगा, कैन हाई और कैन लो का वायर डायरेक्टली आपको जो है उसके ऊपर आपके मल्टीमीटर के प्रोब रखने हैं। तो ये जो मेरे दो मल्टीमीटर के प्रोब आप यहाँ देख सकते हो, इनको आपको इन दोनों को अपने कैन हाई एंड कैन लो के ऊपर में डायरेक्टली टच करना है, आपके ईसीएम के अंदर जिस वायर पिन के ऊपर आएंगे, एंड आपको अपने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे रखना है, और आपको रेजिस्टेंस आनी चाहिए 120 ओम्स की। ये 120 ओम्स की रेजिस्टेंस या 120 से लेकर के 124 या 126 ओम्स भी आ सकता है। 124 एक्चुअली करेक्ट वैल्यू है, आने के लिए आपका 126 भी आ सकता है वैल्यू, तब वहां तक ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 से लेके 128 ओम्स के बीच में अगर वैल्यू आ रही है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कैन कम्युनिकेशन का सर्किट बिल्कुल ओके है, काम कर रहा है, कोई फिक्र की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां मैंने समझा दिया फर्स्ट ट्रिक जो इलेक्ट्रिशियंस और ईसीएम रिपेयरिंग टेक्नीशियन दोनों को काम आएंगे, बट याद रखना सिर्फ 4 मॉड्यूल पे, और उन चारों में से आपको पहली बात पता होना चाहिए कि मास्टर मॉड्यूल कौन सा है। कम्युनिकेशन के सर्किट में मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट होता है, स्लेव मॉड्यूल्स के अंदर में ये टर्मिनेटिंग रेजिस्टर नहीं आते, इसीलिए आप इनको नहीं टेस्ट कर सकते इस तरीके से डायरेक्टली बाहर से पिन आउट के ऊपर से मॉड्यूल के, बट मास्टर मॉड्यूल के अंदर में आता है, तो उन मॉड्यूल्स के अंदर में आप डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकते हो। मैंने 4 मॉड्यूल आपको बताया, ईसीएम, बीसीएम, एबीएस एंड क्लस्टर। इन चारों में से किसी दो के अंदर में कम से कम आपका टर्मिनेटिंग रजिस्टर होगा। एंड जिन गाड़ियों के अंदर में गेटवे लगाया जाता है, आपने गेटवे मॉड्यूल अगर सुना होगा, तो जिनमें गेटवे मॉड्यूल लगाया जाता है उनके अंदर गेटवे में भी आता है। तो दोस्तों देखिए, अगर गेटवे, ईसीएम, बीसीएम, ईपीएस, क्लस्टर, ये सब चीजों से थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, या आप लोगों को मास्टर मॉड्यूल क्या होता है, स्लेव मॉड्यूल क्या होता है, इनसे अगर थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो आप फिक्र मत कीजिए, आपको जरूरत है प्रॉपर ट्रेनिंग की, आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। प्रॉपर ट्रेनिंग आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है वहां पर एप्लीकेशन की, जिस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं हमारे व्हीकल डायग्नोसिस या ईसीएम रिपेयरिंग के प्रोग्राम के अंदर में। उसमें एनरोल करने के बाद में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाएंगे। यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ, यहाँ मेरा मोटिव है कि आप लोगों के माइंड से दो चीज क्लियर करना, एक तो कैन कम्युनिकेशन सर्किट हर जगह सेम होता है और कैसे काम करता है, दूसरा कि हर कंट्रोल मॉड्यूल में सर्किटरी सिमिलर ही होती है, आपको अलग से एवरी सिंगल वन सीखना नहीं पड़ता, आपको उनका एक्सपीरियंस लेना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो फिक्र मत कीजिए, क्लास में एंड तक रहिए, आप लोगों को ये सर्किट अच्छे से समझ आ जाएगा, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो अब आपको पता चल गया शुरुआत में 4 मॉड्यूल्स में से कोई है तो आप रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए उनके कैन आई एंड कैन लो के पिन के ऊपर में, अगर रेजिस्टेंस मिल जाती है, मास्टर मॉड्यूल अगर आप कंफर्म कर लेते हो कि है, तो आपको डाउट नहीं है।
रेजिस्टेंस मिल गई यानी वो सर्किट ओके, अगर नहीं मिलता है देन चांस है कि आपका ईसीयू मॉड्यूल के अंदर में बिल्कुल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वहां से आगे बढ़ते हुए देन आपको नेक्स्ट कंपोनेंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं सर्किट में आगे बढ़ने के बाद में आपके दो वायर आ जाते हैं। कैन हाई से आपका एक वायर आ जाता है, तो रेड में आप जो देख सकते हो ये मैं हाई का वायर दिखा रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं येलो के अंदर में आपके कैन लो का वायर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से कैन लो निकला एंड ऊपर उठ करके आपके मॉड्यूल में गया। आई थिंक येलो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ टू ब्लू। तो यहाँ से आपका सर्किट उठ करके जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है। अगेन ये जो पार्ट है, अब इस पार्ट को क्या कहते हैं, तो इस पार्ट को कहते हैं ईएसडी प्रोटेक्शन डायोड, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन डायोड्स। वहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कौन सा पर्टिकुलर कंपनी का लगाया जाता है, तो एनएक्सपी एक ब्रांड है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करती है, उसका पीएस डी1 कैन जो आपका ईएसडी प्रोटेक्शन डायोड होता है उसको लगाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है जनरली इस तरीके की 3 लेग की बॉडी में दिखाई देता है। मैं यहाँ पर उसका एक केस कोड दिया हुआ है। केस कोड क्या होता है, केस कोड होता है जिसके अंदर में आपकी बॉडी बताई जाती है कि उस बॉडी के अंदर हो कुछ भी सकता है। फिलहाल एसओटी 23 केस कोड की बॉडी के अंदर में आपके 4 जीनर डायोड बिठाए हुए हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करते हैं आपके सर्किट को। ओके, ईएसडी बेसिकली आपके बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी होती है जिससे प्रोटेक्शन चाहिए होता है आपके मॉड्यूल को। तो ये पर्टिकुलर जो डायोड्स है ये बिठाए हुए हैं। अब अगेन एक चीज ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, दिस इज ऑप्शनल, यानी ये जो पर्टिकुलर डायोड है ये हर कंट्रोल मॉड्यूल में नहीं दिया जाएगा। जिसमें दिया है उसमें आपका बोर्ड जो है, आपका बोर्ड का कम्युनिकेशन सर्किट आपके बॉडी के डिस्चार्ज से, आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी से सेफ है। जिसमें नहीं दिया हुआ है उसमें नहीं सेफ है, तो वो कभी भी खराब हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्टली उन बोर्ड के ऊपर में हाथ बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट हमको ऑप्शनल मिलता है जो वो है आपका प्रोटेक्शन डायोड। इसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा फिर सर्किट के अंदर में जो आता है कैन हाई के, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं एंड आगे बढ़ते हुए हमें मिलते हैं दो रेजिस्टर्स। एक रेजिस्टर कैन हाई में मिलता है एंड देन इसी तरह से कैन लो में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो कैन लो में आगे बढ़ते हुए अगेन एक और रेजिस्टर मिलता है हमें, एक और रेजिस्टर मिलता है। इन रेजिस्टर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रेजिस्टर। दीज आर टर्मिनेटिंग रेजिस्टर्स। ओके, टर्मिनेटिंग रेजिस्टर्स का कैन लाइन में मकसद होता है कि आपका जब किसी मॉड्यूल को मैसेज नहीं चाहिए, आपका कोई मैसेज अगर बन के आया हुआ है और वो मैसेज कंप्लीट हो चुका है और किसी मॉड्यूल को वो मैसेज नहीं चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग रेजिस्टर के ऊपर आकर के एंड हो जाता है, वो सिग्नल को यहाँ पर एंड कर दिया जाता है पूरी तरीके से। तो टर्मिनेटिंग रेजिस्टर 90% केसेस के अंदर में आपके ईसीएम में और क्लस्टर में पाया जाएगा। बट इन दोनों मॉड्यूल्स के अलावा जिस गाड़ी के अंदर में गेटवे है तो उसमें क्लस्टर की जगह गेटवे में मिलने के इसके सबसे ज्यादा चांसेस है। लेटेस्ट मॉडल व्हीकल्स के अंदर में आपको ये कंट्रोल मॉड्यूल ईसीएम, बीसीएम, एबीएस, गेटवे और क्लस्टर इनमें से किसी में मिल सकता है। बट अभी भी लेटेस्ट जनरेशन के ज्यादा टाइम नहीं हुए हैं सर्विस इंडस्ट्री में उतर करके, तो आपको ज्यादा करके जो चांसेस है वो है कि ईसीएम और क्लस्टर में ही आपको ये टर्मिनेटिंग रजिस्टर दिखेगा। तो आप बीसीएम में जाएंगे, ईपीएस में जाएंगे तो ये रजिस्टर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको कुछ ही देर में अभी क्लियर भी कर दूंगा दिखा करके कुछ मॉड्यूल्स के ऊपर में कि उनमें नहीं है ये पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर दो रेजिस्टर है, ये टर्मिनेटिंग रेजिस्टर, इनकी वैल्यू होती है आपकी 61R9 या तो 620। 61R9 यानी 61.9 ओम्स, 620 यानी 62 ओम्स। तो 62 ओम्स के आसपास की रेजिस्टेंस हमें जो है चाहिए होती है हमारे सर्किट के सिग्नल को टर्मिनेट करने की, खत्म करने की। तो 61.9 ओम्स या तो 62 ओम्स होगा। याद रखिएगा ये दोनों रेजिस्टर अलग अलग नहीं होंगे। अगर एक रेजिस्टर 61R9 है तो दूसरा भी वही होगा, एक 620 है तो दूसरा भी 620 कोड का ही होगा। उसकी रेजिस्टेंस कितनी आनी चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। इसकी तो 61, तो टर्मिनेटिंग रेजिस्टर की वैल्यू 61.9 ओम्स होनी चाहिए या 62 ओम्स होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है आपके टर्मिनेटिंग रेजिस्टर की होनी चाहिए। ओके, 61.9 या तो 62 ओम्स। आई होप यहां तक क्लियर है। ये सेकंड ऐसा कंपोनेंट है। अब ये कंपोनेंट आपको मास्टर मॉड्यूल्स के अंदर कंपलसरीली मिलेगा।
स्लेव मॉड्यूल्स के अंदर में ये आपको कंपोनेंट नहीं मिलेगा उसके अंदर में बिल्कुल भी। और जो आपका ईएसडी प्रोटेक्शन डायोड जो पहला कंपोनेंट था, ये ऑलमोस्ट सभी सिस्टम्स के अंदर में ऑप्शनल होता है। कोई कंपनी चाहे तो दे, कोई कंपनी चाहे तो ना दे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको आगे मैं आइडेंटिफाई करके भी बताऊंगा। ओके, देन नेक्स्ट जो टर्मिनेटिंग रेजिस्टर के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ हमारे जो है ना ऐसे कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, देन ये कैपेसिटर। तो ये जो कैपेसिटर्स है, नीचे आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, ये जो सिंबल है ये आपका सिंबल ग्राउंड का है। जो इस तरह से एक लाइन बना करके डार्क लाइन नीचे बना दी गई है, दिस इज ग्राउंड। तो इस सर्किट के अंदर में ग्राउंड को इस तरीके से डिनोट किया गया है। तो ये ग्राउंड का सर्किट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, इनका मकसद है आपके सर्किट को फिल्टर करना, फिल्टर आउट करके खाली कर देना। तो ये आपके सर्किट को खाली करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। सो इनका ध्यान रखिएगा कि दीज आर फिल्टरिंग कैपेसिटर्स, और ये पैरेलल में जुड़ते हैं ग्राउंड के साथ आपके सर्किट में। तो एक जो रेजिस्टर है आपका, अगेन रेड में याद रखिएगा, मेरा कैन हाई है, एक कैन हाई से जुड़ता है, एंड एक जो पर्टिकुलर है आपका कैपेसिटर, वो कैन लो से जुड़ता है। ओके, तो ये आपको दो कैपेसिटर जरूर मिलेंगे आपके सर्किट के अंदर में। हो सकता है कोई कोई ब्रांड जो है इनको ना दे, क्योंकि देखिए यहाँ अगेन क्या दिया हुआ है, ऑप्शनल लिख करके दिया हुआ है, तो नॉट नेसेसरी इनको दिया ही जाएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैपेसिटर के ऊपर में, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दोनों रेजिस्टर के बाद मिल करके एक साथ आ रहा है। तो यहाँ से जो है ना, मैं सर्किट का थोड़ा कलर चेंज करूंगा और इस कलर को मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों सर्किट जो है आकर के मिल गए। अब इसे कहते हैं टर्मिनेशन पॉइंट। अब यहाँ से होता क्या है, ये सर्किट आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के जाता है यहाँ से सीधे आपके आईसी के अंदर में। तो दिस इज आईसी, एज आई सेड अर्लियर, आईसी के अंदर जाता है और स्प्लिट पॉइंट पे जाता है। बेसिकली स्प्लिट के ऊपर में जो है आपके जो सिग्नल को आया जा रहा है, उसे टर्मिनेटिंग रेजिस्टर से होकर के ले जा करके खत्म कर दिया जाता है अपने पास में, इसीलिए उसको स्प्लिट कहते हैं। ओके, अब इस सर्किट के अंदर में जो 0 ओम आपने देखा है, ये ऑप्शनल है, दिस इज ऑप्शनल, ये कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो कैपेसिटर भी आप देख रहे हो जो कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये भी ऑप्शनल होता है, नॉट नेसेसरी की हो ही, बट अगर है तो आपको मिलेगा जरूर। अब ये जो ऑप्शनल चीजें हैं, जो ऑप्शनल कंपोनेंट्स है, इनसे फायदे पहुंचते हैं आपके सर्किट्स को। ठीक है, अब जैसे ये जो कैपेसिटर है, ये क्या काम करता है, आपका जो इलेक्ट्रिकल नॉइस आता है, उस नॉइस को कैंसिल आउट करने का काम करता है आपके सर्किट के अंदर में। तो ये जब खराब होगा ना, तो आपका कैन या तो आपका कैन सर्किट इनकोहेरेंट का फॉल्ट कोड आएगा, या तो मैसेज इनकरेक्ट का फॉल्ट कोड आएगा, क्योंकि इनके नहीं रहने की वजह से आपके मैसेजेस गलत हो सकते हैं, आपके मैसेजेस के अंदर में एरर्स आ सकते हैं, जिस वजह से मॉड्यूल्स बोलेंगे हमें मैसेज तो मिल रहा है बट हमें सही से नहीं मिल रहा है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपके ये जो कैपेसिटर है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन सर्किट में खासतौर से बहुत जरूरी होते हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि आप इनको मिस नहीं कर रहे हैं जब आप रिपेयर कर रहे हैं उस वक्त में, बिकॉज इनको अक्सर टेक्नीशियन की आदत होती है निकाल देना। जब तक चल गई तो चल गई गाड़ी, अगर नहीं चली तो ये बार बार मैसेज देता रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप जो है निकाल रहे हैं तो रिप्लेस जरूर कर रहे हैं दूसरे से। ओके, सो दिस इज योर, आपका 80% सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, देन हम इसके बाद में आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेस्ट बोर्ड्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो लेटेस्ट बोर्ड्स के हिसाब से नेक्स्ट कंपोनेंट जो है ये आपका बहुत जरूरी है, जो यहां पर आप देख सकते हो बनाया हुआ है, इसे कहते हैं कॉमन मोड चोक, विच इज बेसिकली टू इंडक्टर्स। दीज आर बेसिकली टू इंडक्टर्स जो कि अगेन नॉइस कैंसिलेशन का काम कर रहे हैं, फिल्टर करके सर्किट को स्टेबल करने का काम कर रहे हैं आपके कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर में। अब ये भी अगेन ऑप्शनल होते हैं, बट रीसेंट बोर्ड्स के अंदर में, नए बोर्ड जो भी है ना, उनके अंदर में ये काफी ज्यादा पाए जा रहे हैं। 2014 के आसपास से जो स्टार्ट हुए बोर्ड्स, उनके अंदर में ये टर्मिनेटिंग रेजिस्टर्स के बाद में, या टर्मिनेटिंग रेजिस्टर के जनरली ये बाद ही में होते हैं, कोई कोई ही इसे पहले लगा देता है, उसके बाद ही में ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट आता है जिसे कॉमन मोड चोक कहते हैं। और ये और कुछ नहीं होता, सिंपली दो कॉइल होती है, यहाँ आप देख सकते हो, ये आपकी कॉइल्स है, दो कॉइल इसके अंदर बना के दिया है, बेसिकली इंडक्टर है, तो ये कंटिन्यूटी पे टेस्ट हो जाती है, आप देखेंगे तो इनमें कंटिन्यूटी आ जाती है। ठीक है, और फिर जाकर के ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, ये जाके एंड होता है आपके कैन ट्रांसीवर के ऊपर में, ट्रांसीवर।
ये आपकी आईसी का नाम है। यहाँ आप देख सकते हैं कैन ट्रांसीवर आईसी मैंने दी हुई है, TJA1042 एक पर्टिकुलर आईसी का नंबर। और भी बहुत सारे नंबर की आईसीज आती है कैन की। ये एनएक्सपी जो कंपनी बनाती है उसके एक आईसी का मैंने नंबर दिया है। डेटा शीट आप जब इसकी निकालेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। वो डेटा शीट खुद कहती है कि ये आईसी का नंबर क्या है, ठीक है। तो यहां पर जो है एंड में फिर आप देख सकते हैं कैन हाई की लाइन आकर के खत्म हुई, कैन लो की खत्म हुई। अब आईसी के ऊपर में कैन हाई की लाइन आके खत्म होती है 7 नंबर पिन के ऊपर में, और कैन लो की लाइन आके खत्म होती है 6 नंबर पिन के ऊपर में। स्प्लिट जो है वो आपका 5 नंबर पिन के ऊपर लगाया हुआ होता है। तो 5 के ऊपर होता है आपका स्प्लिट, 6 पे होता है आपका कैन लो, 7 पे होता है आपका कैन हाई। इसी तरीके से आपके कनेक्शंस आते हैं, ठीक है। कुछ एडिशनल डिटेल्स दूंगा, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा में जो पिन नंबर 1 होती है, ये होती है TXD, ट्रांसमिट डेटा। पिन नंबर 2 होती है आपकी ग्राउंड, आईसी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। पिन नंबर 3 होता है आपका VCC यानी 5 वोल्ट सप्लाई। हम इसे सिंपल कर सकते हैं, 5 वोल्ट सप्लाई लिख देता हूं मैं उसको, 5 वोल्ट। और 4 पे आपके आ जाता है RXD, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सारे कनेक्शंस जो है ये एडिशनल कनेक्शंस है। बाकी 5 6 7 तो मैंने आपको बता दिया, ओके। 5 6 7 मैंने आपको बता दिया कि ये 5 6 7 पे क्या होता है। और 8 जो है, 8 जो होता है, 8 होता है आपका STB। STB को कहते हैं स्टैंड बाय। बेसिकली यहां से कमांड आता है कि कैन लाइन को ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। तो ये MCU के ऊपर चला जाता है, ये माइक्रो कंट्रोलर आपका कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब 3 नंबर पिन पे, अब ये एक चीज याद रखिएगा, सारी कैन कम्युनिकेशन की ट्रांसीवर आईसीज जितनी भी होंगी बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में होंगी, सभी का वायरिंग पिन आउट इसी तरह से होता है। सभी का 2 नंबर ग्राउंड होता है, सभी का 3 नंबर 5 वोल्ट होता है, सभी का 4 नंबर RXD, 1 नंबर TXD, 8 नंबर स्टैंड बाय होता है। इसीलिए हम अलग नंबर की कैन आईसी किसी और जगह पे भी लगा सकते हैं। ये अगेन एक और हिंट दे रहा हूं आप लोगों को आज के इस ट्रेनिंग क्लास के अंदर में हमारी, ओके। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये सर्किट अच्छे समझ आ गया है और आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह गया इसके अंदर, तो कमेंट्स में बता दीजिए कि सर क्लियर कर दिया आपने बिल्कुल ये। और अगर कुछ कमियां रह गई हो तो प्लीज आप लोग बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में इसको क्लियर आउट कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको सुधार दूंगा, या अगली टॉपिक के अंदर में कुछ सुधार ला लेंगे। तो आपके कुछ हिंट्स है तो कमेंट डाउन कीजिए आप लोग प्लीज, ओके। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कैन कम्युनिकेशन सर्किट कैसे होता है। तो वापस एक बार देख लें, शुरुआत होती है हमारे कैन हाई कैन लो के ऊपर में। अब मैं कर्सर के ऊपर में आप लोगों को बताता हूं। तो शुरुआत होती है हमारी कैन हाई एंड कैन लो से। यहां से वो कैन हाई से वायर निकलता है। हमारा जो ESD प्रोटेक्शन डायोड है ये ऑप्शनल होते हैं, मगर है तो वहां पर लगाए होंगे। अब इनको आप चेक नहीं कर सकते बाय द वे, ये अगर खराब होंगे तो सीधा जले हुए दिखाई देंगे, रिप्लेस कर देना। देन इसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट आपके फिर 2 कैपेसिटर जो है पैरेलल में आते हैं। ये ग्राउंड के साथ में एक टांग इनकी जुड़ी होती है, और एक टांग एक कैपेसिटर की हाई से और एक पर्टिकुलर कैपेसिटर की लो से जुड़ी होती है। इसके बाद में फिर आपके 2 टर्मिनेटिंग रेजिस्टर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ मास्टर मॉड्यूल्स के अंदर। स्लेव मॉड्यूल्स के अंदर में आपको ये रेजिस्टर्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे। मास्टर मॉड्यूल्स में ही सिर्फ और सिर्फ आपको ये रेजिस्टर्स देखने मिलेंगे। और ये रेजिस्टर का काम होता है, जो सिग्नल आ रहा है एक बार वो अपनी जगह पहुंच गया, उसका काम हो गया, उसे बंद कर दो। उसके बाद में फिर आपका रेजिस्टर के दोनों के रेजिस्टर के ऑपोजिट जो लेग्स है वो कॉमन होती है। एंड रेजिस्टर पैरेलल कनेक्शन में जा करके आपके 0 ओम के रेजिस्टर, जो कि ऑप्शनल होता है, ये रेजिस्टर हमेशा नहीं आता, वहां से आपके 5 नंबर पिन पे चली जाती है आईसी के, जो कि स्प्लिट है। एंड यही सेम लाइन के अंदर में आपको एक कैपेसिटर मिलेगा मोस्ट केसेस में, जो कि आपके वन पैरेलली कनेक्टेड होगा ग्राउंड के साथ में। ये पूरा सर्किट होने के बाद में आपके जो टर्मिनेटिंग रेजिस्टर है, इनकी वैल्यू 61R9 या तो 620 है, तो 61.9 ओम्स या तो 62 ओम्स जो है इनकी वैल्यू आएगी। ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पर इनके पिन आउट्स के ऊपर ही अपने मॉड्यूल के। देन ये पूरा सर्किट होने के बाद एक और ऑप्शनल कंपोनेंट है जो आपके कॉमन मोड चोक कहते हैं, जिन्हें बेसिकली 2 इंडक्टर्स है, उसका नाम कॉमन मोड चोक है, बट ये ऑप्शनल होता है। बट लेटेस्ट मॉड्यूल्स के अंदर में ये काफी कॉमनली देखा जा रहा है इस पर्टिकुलर सर्किट को। एंड देन आईसी आपकी फिर ये पर्टिकुलर कनेक्शन आपके कैन है और कैन लो के पहुंच जाते हैं आपके 7 नंबर और 6 नंबर पिन के ऊपर में रिस्पेक्टिवली, कैन ट्रांसीवर आईसी पर। उस पर्टिकुलर आईसी के हर एक पिन क्या काम करती है यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। और साथ ही साथ में एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये अगर 2 लेग्स के बीच में कंटिन्यूटी नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक लेग और ये एक लेग, इन दोनों के बीच अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो, और या इन दोनों के बीच कंटिन्यूटी नहीं है,
तो आपका जो इंडक्टर है वो अंदर से बंद खराब हो चुका है, उसका सर्किट खुल चुका है। इसको निकाल करके किसी भी दूसरे बोर्ड से उठा करके इसे लगा दीजिए, या आपको ऑनलाइन मिल जाए तो ऑनलाइन परचेस कीजिए, ऑफलाइन ये मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा ऑलमोस्ट आप लोगों को। इसके साथ में आपका जो कैन लाइन का सर्किट है ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सर्किट के ऊपर, हम समझते हैं कि हर एक सर्किट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरा मैग्नेटी मरेली का मैंने कैन का सर्किट निकाल के रखा है। अब मैं आपको सिंपली बताना ये चाहता हूं कि देखो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सर्किट के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैन कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर 61R9 के 2 रेजिस्टर लगाए हुए हैं, जैसा मैंने बताया था। करेक्ट, अब देख सकते हैं अब इनकी दोनों की ऑपोजिट साइड की जो लेग है ये पैरेलल में देखो यहाँ पर जुड़ रही है आपस में। करेक्ट, पीछे इसकी जो लेग है ये इस होल पर है, इसकी जो लेग है ये पर्टिकुलर लेग यहाँ पर इस होल पर आ रही है, और यहाँ से ये बैक साइड में है, और ये बैक साइड में आ रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाते हैं ये एक ये होल पे, एक ये होल पे आ जाता है और एक ये होल पे आ जाता है। एंड यहाँ से दोनों ही ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं एक लाइन यहाँ पर जा रही है, एंड दूसरी एक लाइन जो है वो आपकी इस फ्यूज के ऊपर आने वाली है। एक लाइन इस फ्यूज पर है एंड एक लाइन इस फ्यूज पर है, तो यहाँ पर कैन लाइन के बीच में फ्यूज दे दिया। फ्यूज के तुरंत बाद में फिर आपके यहाँ पर ये सेंटर से लाइंस जो है नीचे उतरते हैं, एंड आप देख सकते हैं 6 नंबर पिन आईसी और 7 नंबर पिन आईसी के आईसी की आपकी आकर के कनेक्शन लग रहे हैं आपके कैन कम्युनिकेशन के आईसी कैन ट्रांसीवर के ऊपर में। अब इस आईसीएम में ये सर्किट है कहाँ पे, तो मैग्नेटिक मरीली में लेफ्ट साइड का जो कपलर है उस पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का जो मैंने मार्किंग दिया है ये पूरा का पूरा आपका कम्युनिकेशन का सर्किट है, यहाँ पर कपलर के ठीक नीचे। एंड जो टर्मिनेटिंग रेजिस्टर है ये दोनों, ये आपके बोर्ड के पीछे साइड देख सकते हैं आप, बड़ा कपलर जो है बड़े कपलर के ठीक नीचे ये पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर में आपके टर्मिनेटिंग रेजिस्टर लगे यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, इसके ठीक ऊपर आपका जो है टर्मिनेटिंग रेजिस्टर लगा करके दिया हुआ है। आपके पास बोर्ड होगा तो आप ज्यादा क्लियरली देख लेंगे, इसी सेक्शन का जूम वर्जन मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये आपने देख लिया मैग्नेटिक मरेली के ईसीएम के अंदर। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो अब मैंने बॉश MD1 ले लिया सीधे सीधे, तो ऑलमोस्ट मैंने 15 साल आगे चला गया हूँ। 15 साल बाद के हम एक पर्टिकुलर ईसीएम के ऊपर देख रहे हैं कि इस ईसीएम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपके 3 कैन लाइन दे दी गई है, 3 इंडक्टर दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप टर्मिनेटिंग रेजिस्टर है 61R9, 61R9 के ये दो और ये दो, ऐसे 6 टर्मिनेटिंग रेजिस्टर है, 3 कैन लाइन है, तीनों के इंडक्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ESD प्रोटेक्शन डायोड्स है 1 2 3, हर कैन लाइन के लिए एक डायोड है। इसके बाद में ये जो पर्टिकुलर सर्किट है इसमें जो लाइन है इसकी कैन आईसी बड़ी साइज की है, यानी इसकी कैन आईसी में ज्यादा काम हो रहा है, यही डिफरेंस आया है। एक कैन आईसी आपकी यहाँ पर लगी हुई है और एक कैन आईसी यहाँ पर लगाई जाएगी जो कि ऑप्शनल है, इस बोर्ड में नहीं लगी हुई थी। एंड जो तीसरी कैन की लाइन है वो आपके पावर आईसी के ऊपर जाती है। तो दोस्तों अभी के जो मोस्टली बोर्ड्स हैं इसमें जो आपकी कैन ट्रांसीवर आईसी मैंने आपको दिखाया था वो आईसी को उठा करके दूसरी आईसी के अंदर डाल दिया गया है, खास तौर से बॉश में खास तौर से पावर आईसी में डाला है। बट उस हिस्से को छोड़ करके बाकी आप देख सकते हो आपके इंडक्टर्स है, आपके टर्मिनेटिंग रेजिस्टर है, आपके डायोड भी लगाए गए हैं इस सर्किट के अंदर, जिससे आप आसानी से अगर पिन आउट भी नहीं है तो भी आप पहचान सकते हो कि मेरा कैन का सर्किट कहाँ है बोर्ड में। करेक्ट, तो इसी को मैंने बोर्ड पे फिर दिखाया, तो कपलर के ठीक नीचे आपको ये पहला सर्किट देखने मिलता है जो आपके इंडक्टर्स एंड रेजिस्टर्स से बना हुआ है। एंड बोर्ड के बैक साइड में नीचे के राइट कॉर्नर के ऊपर में आपको आपकी पावर आईसी मिलती है जिसके ऊपर में आपकी एक कैन लाइन जो मेन प्राइमरी कैन लाइन है वो आती है MD1 की ईसीएम में। इसके बाद में आप देख सकते हैं Hyundai का EPS लिया है यहाँ पर मैंने। अब EPS में भी आप देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी पिन से वायर निकल रही है, ये आपका जो है प्रोटेक्शन डायोड है, ESD प्रोटेक्शन डायोड है इसमें। अब मैंने बताया था EPS कभी भी आपका जो है मास्टर मॉड्यूल नहीं होता, ये स्लेव मॉड्यूल होता है। स्लेव मॉड्यूल में आप देख सकते हैं टर्मिनेटिंग रेजिस्टर नहीं दिया है, ESD डायोड दिया हुआ है, कैन इंडक्टर दिया हुआ है, एंड उसके बाद में सीधे लाइन चली गई है आपके कैन आईसी के ऊपर में। ये आपकी कैन आईसी है आपके EPS के अंदर। मैंने ऐसे ईसीएम जानबूझ के चुने हैं जो कि बहुत सारे लोग रेगुलरली देख रहे होंगे, तो बहुत लोग तो इसके साथ क्लिक भी कर रहे होंगे कि हाँ सर ये बात तो सही आपने बताई हुई है। ठीक है, तो इसमें कैन इंडक्टर मिल गया, चोक मिल गया आपको, उसके अंदर में साथ ही साथ में ये आपका डायोड मिल गया जो कि आपका ESD प्रोटेक्शन देता है, और आपका फिर कैन आईसी मिल गई, ट्रांसीवर आईसी। तो इनमें अभी भी कैन ट्रांसीवर आईसीज आ रही है, और ये पोजीशन जो है आपके EPS के ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये पूरा सर्किट लगाया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ सर्किट है, इसी का एनलार्ज वर्जन यहाँ दिया है। अब फाइनल, अब ये EPS भी चलिए 2013 के आसपास आया था आपकी गाड़ी के अंदर, 2013-16 तक ये चलता जा रहा था।
अब ये आ गया आपका सुजुकी का बीसीएम, जो कि आपकी 2018 की बाद की गाड़ियों में लगने लगा। इस बीसीएम के अंदर में भी जो कैन लाइन है, वो कैन लाइन के अंदर में आपको एक पर्टिकुलर डायोड देखने मिलता है, आपके ईएसडी प्रोटेक्शन डायोड यहाँ पर दिखता है, कैन का आपका चोक मिलता है, एंड उसके बाद सीधे आपके मेन आईसी के अंदर में जाकर के आपका लाइन लग जाती है। तो ये बेसिकली आपके मॉड्यूलेटिंग आईसी, सिग्नल मॉड्यूलेटिंग आईसी कहते हैं इसे हम। सीधे यहां से होते हुए इसके अंदर में चली जाती है लाइन। एंड बीसीएम क्योंकि स्लेव मॉड्यूल है, तो इसमें भी टर्मिनेटिंग रेजिस्टर नहीं है। एंड इस पर्टिकुलर बोर्ड पे आप बैक साइड में यहां देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 कपलर का बोर्ड है, और इसमें ये पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर में कर्सर आप मेरा देख सकते हो, ये पोजीशन पे आपके जो है ये सर्किट बैठा हुआ है। तो ये एक ऐसा सर्किट मैंने सोचा आज कवर कर लूं, जो कि देख करके भी कई बार मिल जाता है। तो प्रॉब्लम्स अगर आ भी रहे हो किसी भी बोर्ड के अंदर, तो ईएसडी सेफ डायोड, कैन इंडक्टर, टर्मिनेटिंग रेजिस्टर और कैन ट्रांसीवर आईसी, इन चारों में से कोई ना कोई आपको सर्किट में मिल जाएगा जिससे आप पहचान लेंगे। देखिए यहाँ पर मेरी मेन आईसी बड़ी लगी हुई थी, बट मैंने कैन इंडक्टर और मैंने अपने ईएसडी प्रोटेक्शन डायोड को देख करके पहचान लिया कि ये मेरी कैन लाइन का सर्किट है। मुझे पिन आउट की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों, आपको मैंने आज 2 क्लैरिटी जो देने की इरादे से इस क्लास को बनाया था वो आपको मिली है, कि सर्किट्स जो है वो ऑलमोस्ट हर बोर्ड के अंदर में सिमिलर ही होते हैं, ज्यादा डिफरेंसेस उनमें नहीं आते हैं। और साथ ही साथ में कम्युनिकेशन का सर्किट मैं उम्मीद करता हूं किसी भी बोर्ड में मिलेगा, आप उसे आइडेंटिफाई करके, चेक करके, लाइन उसकी चेक करके आप उसे क्लियर आउट कर सकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर में। धन्यवाद।